हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बच्चों की बहुत डिमांड आई है कि हमें कुछ नोट्स प्रोवाइड वन डे आप एग्ज़ाम से पहले हम लोग डीबीएमएस या आरडीएमएस में के हमें क्या है नोट्स चाहिए। सो ये कुछ नोट्स मैंने बनाए थे जो हिंदी इंग्लिश मिक्स हैं, बट अगर आपको प्रॉपरली इनको इंग्लिश में देखना है तो आप कमेंट में राइट अप करिए। मैं आपको इंग्लिश में भी ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो अभी आप देखेंगे कि हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं, बट वन डे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं डीबीएमएस या आरडीएमएस का, एक दिन पहले आपको एक बार रिवाइज करना है पूरा, तो वो रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग डीबीएमएस की बात करते हैं। तो डीबीएमएस इज अ इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है, मीन्स इंटर रिलेटेड जितने भी डेटा है उसका कलेक्शन जो है आपका वो डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस दो वर्ड से आपका मिलकर बना है, डीबी डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस का मतलब होता है डेटा रॉ फैक्ट एंड फिगर। बेस क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको स्टोर करना, कहीं पर आप स्टोर करके रख रहे हैं, दैट कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबुलर स्ट्रक्चर में आपने एक डेटा बनाया आपने, नेम क्या है, एक बेस है जिसमें आपने मल्टीपल नेम राइट अप किए हैं, और आपने एक मैनेजमेंट का तरीका बना दिया उसे क्या है, एक टेबुलर फॉर्मेट में। देन उसे आप स्टोर कर रहे हैं किसी भी माई सीक्वल पे, तो वो आपका डीबीएमएस बन जाता है। तो यह इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जिसका यूजर डिफरेंट पर्पस के लिए करता है। जैसे एक टेबल आपका है, ये क्या है, एक डेटाबेस टेबल है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम, तथा ये क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, जिसके थ्रू आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में कम्युनिकेट होता है। देन उसके बाद आपका वो एक डेटाबेस में स्टोर होगा आपका डेटा। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं डेटाबेस को, कॉलेज में है, हॉस्पिटल में है, आपका बैंकिंग सेक्टर में, सेल्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, हर जगह पे आपके आजकल डेटाबेस का यूज होता है ना। अब एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं, रिपीटिशन नहीं होता इसका। अगर हम लोग बात करते हैं फाइल प्रोसेसिंग की, फाइल प्रोसेसिंग में जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो वहां पर रिडंडेंसी आती है, रिपीटेशन आता है। बट जब डीबीएमएस में आप डेटा स्टोर करते हैं, नो रिपीटिशन होता है, लेस रिडंडेंसी होती है, डेटा इंडिपेंडेंट रहता है आपका, मोर सिक्योर होता है, लेस डेवलपमेंट टाइम की जरूरत होती है आपको, इजिली एक्सेस, क्योंकि आप क्वेरी चलाते हैं, मल्टीपल क्वेरी आपकी चलेंगी। एक क्वेरी आपने राइट अप की और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। डेटा एडवांटेज क्या है इसका, कॉस्ट जो है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हाई होती है, आपके हार्डवेयर की कॉस्ट हाई होती है, बैकअप एंड रिकवरी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है आपका डेटाबेस के अंदर, डीबीएमएस के अंदर। इसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है आपका, जब आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, जब आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं या डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पर एक टर्म आता है आपका एसिड की फुल फॉर्म है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, जो डेटा, नो लॉस ऑफ डेटा। जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए के अकाउंट में 1000 रुपीज है, बी के अकाउंट में 1000 है, अब ए कुछ मनी ट्रांसफर कर रहा है बी के अकाउंट में, तो ए ने 500 आपका यहाँ से लॉस किया, उसके बाद ये राइट हो गया, रीड किया बी ने ऐड करना था, बट यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी आ गई आपकी, ये रीड नहीं कर पाया। तो उस केस में ए के पास तो 500 रुपीज हो गए हैं, और बी के पास आपका क्या रहा, अगर ये प्रॉपरली ट्रांजेक्शन हो जाता तो 15,000। अगर आप इनिशियली देखें तो इनिशियली क्या था, 1000 ये 2000 आपका हो रहा था, और ट्रांजेक्शन के बाद भी आपका 2000 हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर बीच में लॉस हो जाता है, दैट मीन आपका एटॉमिसिटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है इनिशियल और लास्ट स्टेटमेंट का जो भी डेटा है आपका वो इक्वल होना चाहिए, जैसे आपका 2000 और 2000 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब है अगर पैरेलली कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है, कोई किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, T1 T2 T3 T4 ये पैरेलली ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, किसी का किसी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ए बी दोनों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ CD कर रहे हैं, EF कर रहे हैं, GH कर रहे हैं, तो इनका कोई एक दूसरे पे डिपेंड आपके नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ड्यूरेबिलिटी होता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। जैसे आप एटीएम से मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसका 2 मिनट आपको मिलते हैं, 2 मिनट के अंदर आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, ये नहीं तो वो आपका रिसेट कर देता है डेटा को। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल प्रोसेसिंग। फाइल प्रोसेसिंग आपका ओल्ड प्रोसेस होता है, रिपीटिशन इसमें आ जाता है, आपका रिडंडेंसी प्रॉब्लम जनरेट होती है, बट डीबीएमएस जो है वो रिमूव करता है इसको। रिपीटिशन प्रॉब्लम नॉट फाउंड होती है डीबीएमएस में, फाइल में आपकी फाइंड आउट हो जाती है। एटॉमिसिटी जो होती है वो डीबीएमएस में आपका नहीं होता है,
सॉरी डीबीएमएस में नॉट फाउंड एटॉमिसिटी, बट यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है आपकी। इसके अलावा एसिड प्रॉपर्टी नहीं फाइंड आउट होती है, इसमें फाउंड हो जाती है। मोर सिक्योर होता है, ये लेस सिक्योर होता है। डेटा एक्सेस इजी होता है क्योंकि आपकी क्वेरी चलती है तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक फाइल को चेक करना पड़ता है तो ये डिफिकल्ट होता है आपका। नेक्स्ट है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर की हम लोग बात करते हैं तो दो टाइप का आपका डेटाबेस यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस वो आपका आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो दो टाइप का इसमें आर्किटेक्चर होता है, एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है, एक स्कीमा आर्किटेक्चर होता है आपका। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप इज टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। टू टायर में एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और डायरेक्टली आपका डेटा ट्रांसफर होता है। और थ्री टायर में एक मीडिएटर आता है जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को सर्वर को सेंड करेगा, सर्वर की इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट को सेंड करेगा। इसमें आप यूजर, एटीएम और बैंक दे सकते हैं। अगर आपको बैंक पे डायरेक्ट नहीं जाना है, आप एटीएम पे जाइए, मनी आप निकालेंगे तो वो बैंक से क्वेरी करेगा कि ऑथोराइज यूजर है नहीं है, देन आपको ट्रांजेक्शन करता है आपका डेटा। तो ये आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर आपका यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्कीमा आर्किटेक्चर। ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें फिजिकल स्कीमा होता है जिसको फिजिकल लेवल भी हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है जिसको लॉजिकल लेवल बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल स्कीमा होता है जिसको हम व्यू लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये एक्सटर्नल, ये बाहर का स्ट्रक्चर होता है, कॉन्सेप्चुअल आपका मीडिएटर मिड वाला आपका स्कीमा होगा, और फिजिकल जो है वो आपका क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर को आपका रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल इसके जो एक्चुअल डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है उसे हम फिजिकल स्कीमा कहते हैं। और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होता है आपका, रिप्रेजेंट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जैसे कॉलम के नेम होते हैं आपके, फिजिकल स्कीमा को जो रिप्रेजेंट करेगा। और एक्सटर्नल जो बाहर का स्ट्रक्चर आपका शो होता है वो एक्सटर्नल होता है। जैसे एक टेबल की हम लोग बात करें, जो टेबल में एक्चुअल डेटा है आपका, ये फिजिकल स्कीमा है, ये फिजिकल डेटा है आपका, जैसे अमन है, ये पूरा जो है ये फिजिकल स्कीमा है। जो कॉलम के नेम है आपके, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है। और जो ओवरऑल टेबल का नाम है वो आपका क्या है, एक्सटर्नल स्कीमा है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी में कुछ चीजें आपकी डिवाइडेड होती हैं। जो कॉलम के नेम होते हैं इनको हम लोग फील्ड बोलते हैं या हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट या फील्ड भी बोला जाता है इनको। एक रो की जो टोटल वैल्यू होती है उसको बोला जाता है आपका टपल, पूछता है पेपर में टपल क्या होता है। और एक कॉलम की जो पूरी वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ये नेम डोमेन है, ये रोल नंबर डोमेन है। उसके अलावा एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं आपका एंटिटी, एंटिटी इससे बोला जाता है। और जब आपका ओवरऑल इस पूरे टेबल को जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे आपका एंटिटी सेट, इसको बोला जाता है आपका एंटिटी सेट। ये भी आपका पूछ लेता है एक टेबल में। देखिए कॉलम के नेम आपके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, फील्ड होते हैं, रो पूरी आपकी क्या होती है, एक टपल होती है, कॉलम आपका डोमेन होता है। इसके बाद आता है आपका डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी का मीनिंग है, जो अभी आपने स्कीमा आर्किटेक्चर देखा था उसमें अगर एक लेवल में कोई चेंजेस करते हैं उसका इफेक्ट दूसरे लेवल में नहीं होता है तो उसको हम लोग डेटा इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। दो टाइप की होती है आपकी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। अगर हम फिजिकल लेवल में कोई चेंज करें यानी एक्चुअल डेटा में कोई चेंजेस हम लोग करते हैं और उसका इफेक्ट आपका एक्चुअल डेटा मीन्स अगर टेबल के अंदर आपने डेटा राइटअप किया है उसमें कोई चेंजेस आप करें, उसका इफेक्ट आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा यानी आपके कॉलम के नेम में नहीं होता है तो वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी मतलब अगर कॉलम के नेम में हम चेंज करें और उसका इफेक्ट आपका ना ही एक्सटर्नल लेवल में हो ना इंटरनल लेवल में हो तो वो आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी कहलाता है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप बनाएं तो इस टाइप से, तो ये मिड में यहाँ पर लॉजिकल इंडिपेंडेंसी होती है और ये आपकी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डीबीएमएस के अंदर वो होता है डेटा मॉडल। मॉडलिंग मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपका डेटा मॉडलिंग के अंदर आता है। तो इसमें रिलेशनल डेटा मॉडल होता है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है और ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल होता है। सबसे पहले रिलेशनल डेटा मॉडल में आपका टेबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है जिसमें डेटा जो भी आपका स्टोर होगा वो रो कॉलम फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है, तो इसको हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल बोलते हैं आपका। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। इसमें एक ऑब्जेक्ट आप बना लेंगे, इसमें जो वर्क होता है आपका ईआर डायग्राम के थ्रू होता है आपका, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जैसे अगर हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं कॉलेज का तो स्टूडेंट एंड कॉलेज है, आपस में कम्युनिकेट करें, किसने, स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है कॉलेज में, यही पर आपका एक और एंटिटी हो जाएगी टीचर। क्या कर रहा है टीचर, टीच कर रहा है आपके स्टूडेंट को, और कॉलेज में वो क्या है, कॉलेज में वो जॉब कर रहा है। तो इस टाइप से आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल।
इसके बाद नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है आपका, बहुत सारे आपके डेटा जो है आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एक लाइन मल्टीपल टेबल आपस में जब कम्युनिकेट करती हैं तो ये आपका एक नेटवर्क डेटा मॉडल आपका हो जाएगा। इसके बाद हायरार्किकल डेटा मॉडल एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक टॉप लेवल होगा, उसके अंदर आपके सब लेवल होंगे, इसके नीचे भी आपके सब लेवल होते हैं। तो ये आपका ट्री स्ट्रक्चर हो, जैसे कॉलेज में ई ट्रेड एक अलग है, इंजीनियरिंग ट्रेड है और आपका फार्मेसी ट्रेड है जिसमें ई ट्रेड के अंदर आपके डिफरेंट ये कंडीशन है। तो ऐसी आपका ये है, तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको दे रहा है, इसलिए इसको हायरार्किकल डेटा मॉडल बोलते हैं। एंड लास्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, जो आपका काम करता है ORDBMS, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसमें आप C++ के जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हैं। जावा में भी ऐसी होता है, आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे कॉल करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल पे आपका वर्क करता है। तो ये 5 टाइप के आपके डेटा मॉडल होते हैं कंप्यूटर DBMS के अंदर। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब ये ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आपका एक डायग्राम बनता है जिसमें ये पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है जिसमें ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आते हैं आपके यूजर जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एंड यूजर होते हैं आपके, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं, सोफिस्टिकेटेड यूजर होते हैं और DBA होता है आपका। एंड यूजर जो एक्चुअली टास्क परफॉर्म करेगा लास्ट में आपका एक्चुअल, एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो एंड यूजर को कमांड देते हैं, और सोफिस्टिकेटेड यूजर जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को कमांड देंगे, और DBA ओवरऑल होलसेल होता है आपका सिस्टम का। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा मैनेज करेगा, किसको ऐड करना है किसको डिलीट करना है, वो DBA का काम होता है आपका। जैसे अगर एक कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में जो डायरेक्टर है, डीन है, वो क्या है, DBA है। उसके अंदर जो सब डिपार्टमेंट के जो HODs हैं वो आपके सोफिस्टिकेटेड यूजर है। उसके अंदर जो टीचर है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, और जो स्टूडेंट है वो एंड यूजर है, क्योंकि कॉलेज के अंदर एक्चुअल टास्क जो परफॉर्म कर रहा है वो आपका स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद सेकंड जो है वो इनको हम एप्लीकेशन इंटरफेस भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, क्वेरी जनरेटर और डेटाबेस स्कीमा भी बोलते हैं आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका डिवाइडेड होता है क्वेरी प्रोसेसिंग, जिसमें आपकी DDL, DML, DQL ये क्वेरी कंपाइलर आपके यूज होते हैं, जिसके थ्रू आपकी DBMS की जो क्वेरी है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट आपकी होती है। इसके बाद थर्ड जो है स्टोरेज, कहाँ पर ये स्टोर होगा, डेटाबेस मैनेजर है, फाइल मैनेजर, यहाँ पर ये स्टोर होता है। लास्ट आपका डिस्क स्टोरेज या आपका डेटा डिक्शनरी, डेटा फाइल, जहाँ पर एक्चुअली आपका डेटा स्टोर होगा वो आपका डिफाइन होता है। 4 पार्ट यूजर हो गए आपके, एंड यूजर होते हैं आपके, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं, सोफिस्टिकेटेड यूजर DBA, क्वेरी प्रोसेसर, इसकी हेल्प से डेटा सेंड और रिसीव होता है, स्टोरेज प्रोसेसर जो डेटा को डेटाबेस में स्टोर करता है, और स्टोरेज जो आपका डेटा को स्टोर कर रहा है एक्चुअल में। इसके बाद डेटाबेस लैंग्वेजेस की हम लोग बात करते हैं, तो लैंग्वेजेस आपकी इसमें 4 टाइप की होती हैं, DDL, DML, DCL, DQL। एक TCL भी होता है, जो आपका TCL जो है DCL का ही आपका पार्ट होता है, जिसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं आपका। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जो एक्चुअली डेटा पे काम करता है, सॉरी डेटाबेस स्ट्रक्चर पे काम करता है। ये स्ट्रक्चर पे काम करता है, डेटा पे काम नहीं करता है। DML डेटा पे काम करता है आपका, और DCL जो है डेटा को कंट्रोल करने के लिए। DQL आपका क्वेरी लैंग्वेज होती है, इसमें आपकी सेलेक्ट की क्वेरी यूज होती है, इसमें सेलेक्ट की क्वेरी आएगी, इसमें आपका क्रिएट की क्वेरी, ऑल्टर आएगा, ड्रॉप की क्वेरी, ये क्वेरी इसमें चलती है आपकी। DML के अंदर जो क्वेरी चलती है आपकी वो इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ये क्वेरी आपकी चलेंगी। एंड TCL और DCL में रिवोक है, कमिट है, रोल बैक है, ये क्वेरी आपकी इसके अंदर चलती है। तो ये आप उसमें भी देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है। इसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग यूजिंग ER मॉडल। ER मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है आपका। एंटिटी क्या है आपका, कोई भी एक जो टर्म है वो क्या होता है, एंटिटी आपकी कहलाती है। जैसे नेम एक एंटिटी है, रोल नंबर एक एंटिटी है, इनको आप कनेक्ट करेंगे आप इससे। एंटिटी कोई भी ऐसी चीज जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, एंटिटी सेट, सेम टाइप की एंटिटी का कलेक्शन जो है एंटिटी सेट होता है। एट्रीब्यूट, एंटिटी को एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट से भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं आपके, एट्रीब्यूट भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला आता है की एट्रीब्यूट, की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपके टेबल को, वो आपका की एट्रीब्यूट होता है। जब आप ER डायग्राम की बात करते हैं तो की एट्रीब्यूट को आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इलिप्स के अंदर लाइन आप डिफाइन करेंगे। जैसे आपका रोल नंबर है तो ये आपका क्या है, की एट्रीब्यूट है। नाउ नेक्स्ट है आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप इस सिंबल से। जैसे फोन नंबर, मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं आपके। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो सब पार्ट में आपका टूट जाता है, इसको इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं ER डायग्राम के अंदर। इसके बाद ड्राइव एट्रीब्यूट, ड्राइव एट्रीब्यूट को आप डॉट डॉट
के इलिप्स के साथ डिनोट करते हैं, तो वो आपका ड्राइव एट्रीब्यूट होता है। देखिए डिफाइन कर रखा है एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ड्राइव एट्रीब्यूट एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट ये होता है। वीक एंटिटी सेट आपका डबल इससे आपका शो होता है। और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए आप डायमंड बॉक्स यूज करते हो, लिंक के लिए आपका ये होता है। अब जैसे एक हॉस्पिटल का आप यहाँ पर यह डायग्राम बना रहे हैं, तो इसमें मेन एंटिटी क्या है, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल होगा, एक पेशेंट होगा और एक डॉक्टर होगा। हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच में एडमिट का रिलेशन है, हॉस्पिटल डॉक्टर जॉब कर रहा है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रीटमेंट का है। तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। इसके अंदर देखिए रजिस्टर्ड नंबर इसका आपका की एट्रीब्यूट है, नेम है, एड्रेस है। नेम भी सब पार्ट्स में आपका डिवाइड हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। एड्रेस को भी आप सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से पेशेंट के भी आपका नेम ये है, इसमें ये है। अब देखिए डॉक्टर का आपने कोई ऐसी की एट्रीब्यूट नहीं दिया है, तो इसलिए ये आपका वीक एंटिटी सेट हो गया। डेट ऑफ बर्थ की आप बात करें तो इसको आप डॉट डॉट से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये ड्राइव एट्रीब्यूट है आपका। ए से आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो ये इस टाइप से आप ईआर डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें एक और आता है टर्म जनरलाइज एंड स्पेशलाइज। जनरलाइज एंड स्पेशलाइज को इज अ से हम डिनोट करते हैं। जैसे जनरल फील्ड आप डिफाइन करते हैं, जनरल फील्ड मतलब एक आपकी एम्प्लॉय एक मैन है, वो क्या हो सकता है, वो एक एम्प्लॉय हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक और भी वर्कर हो सकता है, बट उसकी एक जनरल फील्ड है। स्पेशलाइज क्या होती है, इंजीनियर हो सकता है। अब स्पेशलाइज क्या है, इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन होता है। आईटी इंजीनियर हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, वो उसकी स्पेशलाइज फील्ड होती है। तो इज अ से डिनोट कर, जैसे पर्सन इज अ एम्प्लॉय कस्टमर। एम्प्लॉय क्या हो सकता है, टीचर हो सकता है, टेलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये इसकी स्पेशलाइज फील्ड हो गई। और जनरलाइज फील्ड क्या हो गई, पर्सन क्या है, एम्प्लॉय है और एक कस्टमर है। नाउ एग्रीगेशन क्या होता है, रिलेशनशिप अमंग रिलेशन, जहां पर एक रिलेशनशिप से दूसरा रिलेशनशिप डायरेक्टली कनेक्ट होता है डीबीएमएस के अंदर, दैट कॉल्ड एज अ एग्रीगेशन। तो इसको इस टाइप से आप डिनोट करते हैं। कीज, अब की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आप टेबल के अंदर डीबीएमएस में। डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कीज का यूज करते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट की आपकी यूज होती है। सबसे पहले आती है सुपर की। सुपर की इज अ कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर देन वन एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है, और एक टेबल के अंदर आप मल्टीपल सुपर की हो सकती हैं, और जो यूनिकली आइडेंटिफाई, जैसे ये एक टेबल दिया है, इसमें रोल नंबर एक सुपर की, क्योंकि रोल नंबर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सब कुछ। रोल नंबर नेम मिलके भी एक सुपर की बन सकता है, रोल नंबर ब्रांच मिलके भी सुपर की, नेम ब्रांच मिलके भी कर सकता है, और तीनों मिलके भी आपकी सुपर की क्रिएट हो सकती है। कैंडिडेट की जो होती है मिनिमल नंबर ऑफ सुपर की होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपकी टेबल को, तो ये आपकी कैंडिडेट की हो सकती है। प्राइमरी की मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की होती है। एक टेबल के अंदर अगर मल्टीपल कैंडिडेट की हैं, तो जो फर्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी की हो जाएगी, और जो अदर बच जाएंगी वो आपकी सेकेंडरी की आ जाती है किसके अंदर, टेबल के अंदर। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन की क्या होती है, दो टेबल को कंबाइन करने के लिए आप यूज करते हैं। पहली टेबल में तो वो कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, बट दूसरी टेबल में उसको प्राइमरी की होना मैंडेटरी है। अगर ऐसी कोई की मिल जाती है तो वो कहलाती है आपकी फॉरेन की। फॉरेन की से आप दो टेबल को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर आईडी आपकी क्या है, फॉरेन की है। इसके बाद इंटीग्रिटी कंस्टेंट। इंटीग्रिटी कंस्टेंट के कुछ रूल होते हैं, डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के कुछ रूल होते हैं, जिनको हम लोग इंटीग्रिटी कंस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट और डोमेन कंस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट में ये बोलता है कोई भी एट्रीब्यूट कभी भी नल नहीं हो। अगर आपने कोई प्राइमरी की दिया है, वो कभी भी नल आपका नहीं होगा, ये रूल है। अदर वैल्यू हो सकती है, ये प्राइमरी की दिया है, ये कभी भी नल आपका नहीं होगा। अदर वैल्यू नल हो सकती है, ब्रांच ये प्राइमरी की नहीं है तो ये नल हो सकता है, ये भी नल हो सकता है, बट प्राइमरी की कभी भी आपकी नल नहीं होगी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आप दो टेबल को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। डोमेन कांस्टेंट बोलता है, डोमेन में क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जैसे ब्रांच आप 2 या 3 नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ डेटा शुड भी एटॉमिक होना चाहिए, तो इसलिए ये डोमेन कांस्टेंट आपका कहलाता है। या डोमेन कंस्टेंट में ये भी है आपका, अगर आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर फॉर्मेट दिया है तो नंबर ही आप एक्सेस करेंगे, अदर वैल्यू आपकी नहीं होगी इसमें। इसके बाद आती है आपकी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसकी सहायता से डेटाबेस में टेबल को मैनेज किया जाता है और प्रॉपर तरीके से डेटा डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो आपके पास इसमें 6 नॉर्मल फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, देन
वॉइसी कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF होती है आपकी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आपका होता है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपकी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को रिमूव किया। मल्टी वैल्यू मतलब एक एट्रीब्यूट के अंदर अगर आप मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं तो इसे रिमूव करने का काम करता है आपका फर्स्ट। ये अलग अलग आप राइट अप कर देंगे तो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाती है। इसके बाद फंक्शन डिपेंडेंसी आती है। जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो उसको फंक्शन डिपेंडेंसी कहते हैं। x टेंड्स टू y, यानी y जो है x पे डिपेंड है, x जैसे चेंज होगा वैसे y भी आपका चेंज होगा। दो टाइप की आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, एक फुली फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, एक पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी होती है आपकी। देखिए पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी में क्या है, आपका एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डायरेक्टली डिटरमाइन करता है, x टेंड्स टू y, यानी एक में कोई भी चेंजेस होगा दूसरा भी आपका चेंज होगा। फुली फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब है अगर दो एट्रीब्यूट मिलकर किसी तीसरे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल में y इंडिविजुअल में z को डिटरमाइन नहीं करेगा, x इंडिविजुअल में z को डिटरमाइन नहीं करता है, दोनों मिलकर ही आपका इसको डिटरमाइन करेंगे। ये आपका फुली फंक्शन डिपेंडेंसी को डिनोट करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है आपका फुली फंक्शन डिपेंडेंसी या पार्शियल डिपेंडेंसी। जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है वो आपका फुली फंक्शन डिपेंडेंसी को आपका सपोर्ट करता है। फुली फंक्शन डिपेंडेंसी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी को अलग अलग किया जाता है इसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो आपकी क्या करती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे डिनोट बेस होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मींस x टेंड्स टू y है और y टेंड्स टू z है तो डायरेक्टली x z को भी आपका डिटरमाइन करता है, तो इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं। तो हम x और z का एक टेबल बना देंगे और y और z का भी एक टेबल बना देंगे, तो यहाँ पर ये आपकी रिमूव हो जाएगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। BCNF क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एक्सटेंशन फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरह ही है। इसमें भी आप क्या करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। पहले तो चेक करेंगे कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। इसके अलावा फोर्थ एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आपका, फोर्थ में जो होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में आपकी जॉइंट डिपेंडेंसी, यानी अगर आपने मल्टीपल टेबल में डिवाइड किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, फिर उनको ज्वाइन करते हैं, अगर वो सेम टेबल आता है दैट मीन्स वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। अगर कुछ ज्यादा आ रहा है तो वो या कम आ रहा है, वैल्यू कम आ रही है, रो कम आ रही है, तो वो नॉट अ फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है। इसके बाद एसक्यूएल की बात करते हैं। एसक्यूएल के अंदर आपकी बहुत सारी क्वेरी होती है जिसमें कुछ क्वेरी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। आपको टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए क्वेरी होती है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप, कॉलम नेम 2, डेटा टाइप कॉलम 3, डेटा टाइप। इस टाइप से आप टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट हमने क्रिएट किया, नेम दे दिया, उसका डेटा टाइप वैरकैर दे दिया, ब्रांच वैरकैर, रोल नंबर इसका इंट दे दिया, तो ये टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब इंसर्ट करना है इसमें, तो इसके लिए आपके पास दो कमांड होती है, एक सिक्योर मेथड होता है, अनसिक्योर मेथड होता है। ये सिक्योर मेथड है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आपने दिया, कॉलम नेम कॉलम 2 कॉलम 3, वैल्यू दे दी आपने, जैसे यहाँ पर दिया है आपने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड इसकी वैल्यू। दूसरा अगर आपको नहीं कॉलम के नेम पता है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इंसर्ट इनटू आप करेंगे टेबल का नेम स्टूडेंट और वैल्यूज आप कर देंगे। अब ये कॉलम लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यूज में आप डायरेक्ट दे दीजिए अमन अंकित, अमन IT और तीसरी वैल्यू आप दे देंगे यहाँ पर 3। तो ये आपका इस तरीके से ये सेकंड मेथड है। इसके बाद सेलेक्ट की क्वेरी आती है, तीन तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है, पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करना है या पर्टिकुलर कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम करेंगे, एस्ट्रिक का मतलब होल टेबल की बात हो जाती है यहाँ पर। और जब आप पर्टिकुलर रो करेंगे तो कंडीशन दे देंगे, वेयर का क्लॉज आपका लग जाएगा यहाँ पर, तो रोल नंबर 2 उसी का डेटा लेगा। उसके अलावा पर्टिकुलर कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप कॉलम का नेम दे देंगे, सेलेक्ट के अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। इसके बाद अगर आपको अपडेट करना है, कोई वैल्यू आपने राइटअप कर दी टेबल में, वो गलत ऐड हो गई, आपको नए तरीके से उसको ऐड करना है, तो उसकी अपडेट मतलब चेंज करना है, तो अपडेट टेबल सेट कॉलम का नेम, उसकी वैल्यू एंड देन वेयर कंडीशन आप दे देंगे। जैसे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम मैंने सेट कर दिया अमन, जिसका रोल नंबर आपका 2 था, नेम मैंने पहले गलत किया था, अब उसमें क्या कर दिया अमन आपने एंटर कर दिया। तो इसी तरीके से आपकी अदर क्वेरी भी होती हैं, आपकी ऑल्टर की क्वेरी है, डिलीट है, ज्वाइन है, तो ये सारी क्वेरी आपकी इसके अंदर होती है एसक्यूएल के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे रिलेटेड टू DBMS और RDBMS। थैंक यू स्टूडेंट।